इस चुनावी मैदान में है। जब से तेलंगाना फॉर्म हुआ है, वहां बसपा के पहले कैंडिडेट रहे थे। आंध्रा में काफी काम बसपा का हुआ है, लेकिन आज जिस स्थिति में बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना में नजर आ रही है, वो स्थिति और आज से जो 10 साल पुरानी जो स्थिति, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं तेलंगाना में? बाकी के एग्जिट पोल तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं, बसपा का जिक्र नहीं हो रहा है। आपका क्या अनुमान है, पराग जी? जी, जिस तरीके से तेलंगाना का जिक्र अभी हम शुरू करने वाले हैं, तो तेलंगाना को लेकर पूरे देश की नजर है कि आखिर तेलंगाना में ऐसा क्या कुछ करके दिखाएगी बीएसपी और किस तरीके से आंकड़े तेलंगाना से निकल कर आएंगे। तेलंगाना की राजनीति और तमाम प्रदेशों की राजनीति के अंदर में एक बड़ा अंतर है, क्योंकि तेलंगाना के अंदर में जिस तरीके से राजनीति होती है या फिर जिन तरीके की रणनीतियों के आधार पर लोगों को जोड़ा जाता है, वो बिल्कुल अलग-थलग देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ का जो क्षेत्रीय और भाषा और तमाम तरीके की चीज़ों में एक बड़ा बदलाव है, जो कि आसानी से आप उससे मेल नहीं खा सकते और जब तक कि उनके बीच नहीं जाएँगे, क्योंकि वहाँ के मुद्दे कुछ और है, वहाँ की समस्याएँ अलग है। वहाँ के लोगों की ज़िंदगियों के अंदर में जो रोज़मर्रा के वो त तकलीफ का सामना कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ों के अंदर में एक बड़ा आप बदलाव देखेंगे, परिवर्तन देखेंगे। तो उसी आधार पर तेलंगाना के अंदर में जिस तरीके से अगर हमने बात की राजस्थान की, मध्य प्रदेश की और अब हम चर्चा करने वाले तेलंगाना की, तो तेलंगाना और के को लेकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या कुछ होगा, क्योंकि तेलंगाना के अंदर में पिछले 3 वर्षों से लगातार डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है, अपनी अपनी खुद की एक शख्सियत रखते हैं, आईपीएस है, वीआरएस लेकर अब वो बहुजन समाज पार्टी के अंदर में शामिल हुए। लाखों की तादाद में उन्होंने बसपा का दामन थामा, उसके बाद में जो तस्वीरें निकल कर आई, हर व्यक्ति ये कह रहा था कि तेलंगाना इस बार एक बड़ा बदलाव करके दिखाएगा, बड़ी तस्वीरें देखने को मिलेगी, सकारात्मक चीजें तेलंगाना के अंदर में होगी और उसी आधार पर हमने देखा कि तेलंगाना में जिस प्रकार बसपा ने बहुजन अधिकार यात्रा, बहुजन यात्रा जो की है, तमाम तरीके की जो 300 दिनों की डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार के माध्यम से की गई है, गाँव, कस्बों और इलाकों तक जिस तरीके से पहुंचने का काम तेलंगाना के अंदर में बसपा के माध्यम से किया हुआ है और जिस तरीके से बसपा ने तेलंगाना के अंदर में जो चीज की करके दिखाई है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा काम पूरे भारत के अंदर में बसपा के माध्यम से कहीं और हुआ होगा, किसी और दूसरे प्रदेश के अंदर में हुआ होगा। तो अभी मुद्दे की बात पर आते हैं कि तेलंगाना के अंदर में क्या कुछ होगा। हमने आंकड़ा आपको तेलंगाना के अंदर में 1 से लेकर तो 10 तक के दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि तेलंगाना के अंदर में कुछ भी होता है, कुछ भी परिणाम आते हैं तो वो बसपा के लिए प्लस ही होगा, एड ऑन ही होगा, क्योंकि फिलहाल में तेलंगाना में बसपा का जो रिजल्ट है वो नहीं है, लेकिन अब जो भी कुछ होगा वो सबसे बड़ी बात है कि वोटों के अंदर में जो फासला है, वो वोट प्रतिशत के अंदर में निश्चित रूप से तेलंगाना एक बड़ी बढ़ोतरी करके जरूर दिखाएगा। शुरुआत करते हैं सिरपुर विधानसभा से। सिरपुर विधानसभा ये ऐसी विधानसभा जहां पर डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार खुद यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी है, बहन मायावती ने तेलंगाना से डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया है। सिरपुर विधानसभा इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये मध्य प्रदेश माफी चाहूंगा महाराष्ट्र से सटी हुई, महाराष्ट्र के बॉर्डर पर ये कहीं ना कहीं विधानसभा है, जिसके कारण महाराष्ट्र का जो फुले शाह बाबा साहब तमाम बहुजन महापुरुषों का जो आंदोलन चला, इसका प्रभाव आपको सिरपुर विधानसभा के अंदर में देखने को मिलेगा। मान्यवर कांशीराम साहब के माध्यम से जो बीज यहाँ पर बोया गया था, आज वो कहने के बड़े पेड़ के तौर पर, बड़े वट वृक्ष के तौर पर तब्दील हो चुका है, जिसकी वास्तविकता मैंने वहां पर देखी है। तो सिरपुर विधानसभा बहुत मजबूत विधानसभा है। शुरुआत दौर से लेकर तो आखिरी वोटिंग के दिन तक के सिरपुर विधानसभा के अंदर में डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार को रोकने का काम किया गया है, क्योंकि डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार के गाड़ियों के ऊपर में लॉरी से हमला करना, उनके बेटे के ऊपर में एफआईआर करना, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के ऊपर में हमला करना, ये तमाम तरीके की चीज सिरपुर के अंदर में लगातार चली। इसका बड़ा कारण समझ लीजिए, मैं सिरपुर को लेकर थोड़ा सा ज्यादा इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि सिरपुर ये विधानसभा इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाती है जीतना, क्योंकि डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार अगर विधायक बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, तो वो विधान भवन के अंदर में, विधानसभा के अंदर में जाकर पूरी की पूरी विधान भवन और विधानसभा को हिला कर रख देने वाले, क्योंकि उनका अकेले जीतना ही बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसीलिए एड़ी चोटी का जोर बीजेपी के तरफ से भी लगाया गया, जहां पर चार चार
बड़ी शख्सियत को वहां पर कहीं ना कहीं उनके कैंपेनिंग चले, चुनाव प्रचार हुआ। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, वो वहां तक के पहुंचने का काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ सिरपुर के अंदर में जाने का काम करते, तो आप कल्पना करिए कि किस तरीके से सिर्फ अकेले डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार को बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए कोशिश यहाँ पर की जाती है। कोनेरू कोनप्पा 2013 के अंदर में बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी बनते हैं, जीतते हैं, और जीतने के बाद में वो बीआरएस पार्टी के अंदर में शामिल हो जाते हैं। लेकिन इस बार दावेदारी डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार के पास में है, अपनी उनकी शख्सियत है, अपना उनका एक कहीं ना कहीं जो सोशल काम है वो उनके साथ में है, और इसीलिए अब आर एस प्रवीण कुमार, डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार सिरपुर विधानसभा से इस पहली विधानसभा को आप लिख कर ले लीजिए, ये निश्चित रूप से बसपा यहाँ पर बड़ी टक्कर दे रही है। दूसरी विधानसभा की मैं जिक्र करूंगा सूर्यपेट, जहां पर बहन मायावती की रैली हुई। बहन मायावती के माध्यम से इस रैली के बाद में बड़ा जनाधार हुआ। सूर्यापेट विधानसभा से वेंकट जनैया यादव, ये बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी ओबीसी समाज से आते हैं, और ये 10 वर्ष दिए है इन्होंने बीआरएस पार्टी को। बीआरएस पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं, और जब इन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी से अब वो दावेदारी पेश करेंगे तो उनकी टिकट काट दी जाती है, और जिन एमएलए को जिताने का वो काम करते हैं उनके ही माध्यम से इनके ऊपर में फर्जी तमाम तरीके से एफआईआर की जाती है। 75 आरोप इनके ऊपर में एफआईआर लगाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से तमाम चीजें चल रही है। इतना ही नहीं तो इनके ऊपर में प्राणघातक हमला होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, उनके ऊपर में तमाम तरीके से गंभीर चोटें आती है, ड्राइवर के ऊपर में उनके हमला होता है। तो ये सूर्यापेट की भी जो सीट है बड़ी मजबूत है, बसपा बड़ी दावेदारी यहां से पेश कर रही है। पेदापल्ली विधानसभा की बात करूंगा, बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी है, जो आईआईटीएन प्रत्याशी है, 27 साल की उषा दासरी, जो कहीं ना कहीं ओबीसी समाज से आती है, बैकवर्ड कम्युनिटी से आने के बाद में भी मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रही, गरीब परिवार से निकलकर कहने के अपने बलबूते पर, तमाम बहुजन महापुरुषों के बलबूते पर जिस तरीके से उन्होंने अपनी शख्सियत को खड़े करने का काम किया, परिवार के अंदर में जो मजबूती उनकी आई है, जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी से बड़ी दावेदारी वो पेश कर रही है। और सबसे बड़ी बात, पेदापल्ली के अंदर में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बहन मायावती की जनसभा हुई। आपको बता दूं कि पुरुषों से ज्यादा महिलाएं वहां पर मौजूद थी, और जिस घर से, जिस विधानसभा से, जिस चुनाव के अंदर में महिलाओं का समर्थन अगर हो जाता है तो कहने को वो चुनाव ऐसे ही जीत लिया जाता है, क्योंकि जिस आंदोलन में महिलाएं शिरकत कर लेती है तो उस परिवार का जो वोटर है वो कहने के उनके साथ में खड़ा हो जाता है। और वो बात मैंने पेदापल्ली में जाकर समझी है, महसूस की है, और निश्चित रूप से बड़ी टक्कर पेदापल्ली से यहाँ पर है, जो कि मनोहर रेड्डी यहाँ पर दे रहे हैं, जो बीआरएस पार्टी से है, 2 बार के विधायक रह चुके हैं। उनको उनके साथ में पेदापल्ली से उषा दासरे की बीएसपी से टक्कर है। उसके बाद में बात करूंगा देवरकोंडा विधानसभा, डॉक्टर वेंकटेश चौहान, जो कि बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना प्रदेश के स्पोक पर्सन भी है, और कहीं ना कहीं बड़ी टक्कर है, युवा है, जोश और जुनून के साथ में इनका कैंपेनिंग चला। तमाम तस्वीरें हमने सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर देखी, और देवरकोंडा विधानसभा से बड़ी टक्कर है। नकरेकल विधानसभा की बात करूंगा, प्रियादर्शनी मेदी, ये भी महिला है, और कहीं ना कहीं इनका एक अंदाज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। तमाम गांव कस्बों इलाकों के अंदर में जाकर एक बॉक्स लेकर वो जा रही थी, जिस बॉक्स के अंदर में जनता के माध्यम से जो नोट है और वोट की अपील की जा रही थी कि आपके ही नोटों के बदौलत आपकी समस्याओं का निवारण करने के लिए हमें वोट करिए, आपके लिए चुनाव लड़ा जाएगा, आपके लिए जीत हासिल की जाएगी। यहाँ पर धन्ना सेठ जो काम कर रहे हैं पूरे तेलंगाना के अंदर में, आप कल्पना करिए कि 30,000 एकड़ की जमीन एससी एसटी और ओबीसी लोगों की जब्त करने का काम, अवैध तरीके से जब्त करने का काम बीआरएस पार्टी ने तेलंगाना के अंदर में किया है। और इसी के साथ साथ बताया जाता है कि बाबा साहब के 125 फीट की मूर्ति हमने बना दी है, सचिवालय का नाम हमने बाबा साहब के नाम पर कर दिया है। तो ये चीजें चल रही है तेलंगाना के अंदर में, इसलिए मैंने बार बार कहा कि समस्याएं तेलंगाना की कुछ और है, दिक्कतें कुछ और है। हैदराबाद जहां पर तेलंगाना का आईटी हब बताया जाता है, जहां पर इतनी हाईटेक चीजें चलती है, दुनिया में हैदराबाद का नाम चलता है, और तेलंगाना एक ऐसा भी प्रदेश है जहां पर 2 वक्त की रोटी के लिए भी बहुजन समाज जद्दोजहद कर रहा है। बड़ी मुश्किल है, समस्या काफी सारी है। उसके बाद में बात करूंगा आलमपुर विधानसभा की। आलमपुर विधानसभा से इसलिए खास हो जाती है क्योंकि डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार ने जिस तरीके से अपने जो आईपीएस जो अधिकारी है जो वो रह चुके हैं, वहां से उन्होंने वीआरएस लिया है,
जो उन्होंने इस्तीफा दिया, जो तमाम चीजें उन्होंने की है, उसी प्रकार उनके भी भाई, उन्होंने भी अपनी नौकरी से वीआरएस लिया है और बहुजन समाज पार्टी से आलमपुर विधानसभा से वो प्रत्याशी है, जिनका नाम डॉक्टर रिपल्ली प्रसन्ना कुमार है। बड़ी टक्कर इनके भी माध्यम से है। करीमनगर विधानसभा की बात करूंगा, डॉक्टर जहां पर नलल्ला श्रीनिवास, ये यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी है, शिक्षित है, और शिक्षित होने के बाद जब मैंने इनका इंटरव्यू किया, इनको पूछा कि आप जिस तरीके से इस विधानसभा से जो प्रत्याशी है, तो बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रत्याशी तेलंगाना के अंदर में दिया है और तमाम जो पार्टियों के प्रत्याशी, इनमें और आप में क्या बड़ा फर्क है? इन्होंने एक बात जो मुझे की साफ कही, और उस बात को मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का एक एक प्रत्याशी ये पढ़ा लिखा है, जानकार है, उसको समझ है राजनीति की, और इतना ही नहीं तो एक ऐसा प्रत्याशी आपको नहीं मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट है। हर एक प्रत्याशी कहीं न कहीं बड़ी शिक्षण संस्थाओं से पढ़ा लिखा है और कहीं न कहीं समाज का हित चाहता है, भला चाहता है। आरएस प्रवीण कुमार के नेतृत्व के अंदर में तमाम चीजें चल रही है, और ये बात मुझे समझ में आई, क्योंकि बाकी विधानसभाओं के अंदर में जो प्रत्याशी बीजेपी ने दिए हैं, कांग्रेस ने दिए हैं, बीआरएस ने दिए हैं, वो कहने की शिक्षित शिक्षण के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर उतने मजबूत कहने के नहीं देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात मुझे ये तेलंगाना को लेकर लगी, जो काम कांग्रेस, बीजेपी, तमाम पार्टियों की कभी हिम्मत नहीं होगी, जो सोच नहीं होगी, वो काम तेलंगाना के अंदर बसपा ने करके दिखाया है। वारंगल ईस्ट विधानसभा से पुष्पिता लाया, जो ट्रांसजेंडर है, इनको टिकट देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। दूसरी बात यह है कि भले ये सीट बहुजन समाज पार्टी जीते या ना जीते, लेकिन इस तरीके की हिम्मत करने का काम जो बहुजन समाज पार्टी ने किया है, ये मैसेज पूरे देश के अंदर में गया है कि एक ट्रांसजेंडर को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, उसको भी अपने प्रतिनिधित्व के आधार पर अपनी समस्याओं का निवारण करने का अधिकार है, और वो भी समाज का नेतृत्व कर सकता है। ये बात वारंगल ईस्ट सीट से है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी की जो ट्रांसजेंडर प्रत्याशी है पुष्पिता लाया, ये भी बड़ी टक्कर यहाँ पर दे रहे हैं। आसिफाबाद से कनक्का प्रभाकर, ये बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है। बेलमपल्ली से जादी नरसैया, ये बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी है, और मुनगोंड से अंदोजू शंकराचार्य, ये बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है, जो कि लगातार ये बीआरएस और कांग्रेस को साफ यहाँ पर टक्कर देने का काम कर रहे हैं। और लगातार इस पूरे के पूरे तेलंगाना के सफर के अंदर में मैं 2 बार लगातार तेलंगाना के अंदर में गया। वहां पर बहुजन समाज पार्टी की रणनीति जिस तरीके चल रही है, क्या कुछ हो रहा है, वो तमाम वास्तविकता आपके सामने में नेशनल चौपाल के जरिए रखने का काम किया। एक बात मैं कहना चाहूंगा, डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कही, उन्होंने कभी भी बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं की, उन्होंने सिर्फ साफ तौर पर हमें ये कहा कि बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना के अंदर में डबल डिजिट में आएगी। और डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार का साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के जो राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, जो चारों प्रदेश के प्रभारी रहे, जिन्होंने पूरे के पूरे इनकी निगरानी के अंदर में चुनाव हुआ, उनका भी ये कहना है कि हम बीजेपी से भी बड़ा आंकड़ा तेलंगाना के अंदर में जीत हासिल करके दिखाएंगे। और तमाम तरीके से वो 1 से लेकर तो 10 सीटों को लेकर हमने अभी तक के मैंने तमाम वो आपको चीजें बताई है, जो तमाम विधानसभाओं को लेकर चर्चा की है कि क्या कुछ बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना के अंदर में करके दिखाएगी, और निश्चित रूप से एक सकारात्मक परिणामों की उम्मीद पूरे देश के अंदर में तेलंगाना से लगाई जा रही है, और उसी तरीके के परिणाम की उम्मीद है। लेकिन जब तक ये नतीजे नहीं आ जाते, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। ये हमारा एक अनुमान है, जो अनुमान हमने आपके सामने में रखने की कोशिश की है, जो वास्तविकता है उसको आपके साथ में साझा किया है। जी इंजीनियर स्नेहा जी। तो लगभग जो तेलंगाना में है, बीआरएस गायब होते हुए नजर आ रही है, और अगर बसपा के पास आंकड़ा होता है 10 का, तो तेलंगाना में भी दिक्कत होगी और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाएगा। तो उसी के साथ साथ जो है, लगभग अगर आप बाकी के एग्जिट पोल देखते हैं, तो वहां पर बीजेपी का जो है, बीजेपी सिमटती हुई नजर आ रही है। ऐसे भी बीजेपी का जो है वो दक्षिण भारत में काफी कम प्रभाव है, क्योंकि जहां पर लगातार वहां कम्युनल आइडियोलॉजी को वहां पर जगह नहीं दी जाती है दक्षिण भारत के अंदर। वहीं बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपनी मिडल वे की राजनीति को लेकर, मिडल वे की आइडियोलॉजी को लेकर, फुले शाह बाबा साहब की आइडियोलॉजी को लेकर, पेरियार की आइडियोलॉजी, नारायण गुरु की आइडियोलॉजी को लेकर 1 से 10 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रही है।